In a hydrogen atom, if the energy of electron in the ground state is minus x electron volt, then in the second excited state of helium, energy क्या होगी? In which of the following set the value of bond order will be 2.5? चार ऑप्शन है, किसमें बॉन्ड ऑर्डर सब स्पीसीज का 2.5 है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO2 CH3, इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आपसे कहा गया इसका प्रोडक्ट क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन? कौन सा कंपाउंड इसमें एसिटिलीन बनाएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सॉल्यूशन का pH 5 है, दूसरे का pH 3 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया सेम वॉल्यूम के साथ, तो जो pH आएगा फाइनल सॉल्यूशन का वो होगा। हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट 2026 का जो हमारा एग्जाम है उससे रिलेटेड केमिस्ट्री के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 12 मोल ऑफ ईच ए एंड बी आर अलाउड टू रिएक्ट एज गिवन। एक इक्वेशन दी गई है, इसमें बोला गया है 60 ग्राम डी प्रोड्यूस होता है तो एटॉमिक मास डी का क्या होगा। तो हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है एक बार उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन है 3a प्लस 2b गिव्स आउट c प्लस 1/2d, ऐसा दिया गया। a के दिए गए हैं 12 मोल और b के भी दिए गए हैं 12 मोल। मोल दिए गए हैं दोनों के, तो हमें काम करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 6। ये 4 आया, ये कम है, इसका मतलब यहाँ पे A है लिमिटिंग रिएजेंट। A हमने निकाल लिया, A इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके बाद में इसका मतलब है A के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें पता है कि जब 3 मोल A के होते हैं, 3 मोल A के जब होते हैं तो D के बनते हैं 1/2 मोल। 1/2 मोल ऑफ D का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमने लिया है यहाँ पे 12 मोल A, 12 मोल A अगर ले लिया जाए तो बताना D के कितने मोल बनेंगे। तो बनेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 12, तो यहां से आ जाएगा 2 मोल ऑफ D। D के 2 मोल आ गए, इसका मतलब मोल ऑफ D है हमारा 2। हमें बताना है कि अगर 60 ग्राम D बने तो मोलर मास उसका क्या होगा। तो मोल इक्वल टू होता है वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। D के मोल हमारे आए हैं 2, वेट हमें दिया गया है 60, मोलर मास बताना है। तो यहां से मोलर मास हमारा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 30। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एनर्जी क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² बाई n²। ये फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के लिए अगर हम पहले कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू -13.6 Z²। हाइड्रोजन का Z 1 होता है और ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी दी गई है मतलब 1 का स्क्वायर, ये दिया गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे ही एनर्जी अगर हम He+ में निकालें तो हम लिखेंगे -13.6 इंटू Z² बाई n²। हीलियम का Z 2 होता है तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बताना है मतलब n की वैल्यू यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया। एक काम करते हैं, हमें एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ हीलियम मिल गया है तो रेशियो ले लेते हैं। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ He+ इक्वल टू -13.6 Z² बाई n²। हाइड्रोजन क्या ले आया था 1² डिवाइडेड बाई 1², तो ये 1/1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई इसकी एनर्जी आई है -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। -13.6 से -13.6 कैंसिल हो जाएगा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया गया है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ He+ अपने को बताना था इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/4। तो यहां से आ जाएगा एनर्जी ऑफ He+ इक्वल टू 4/9 माइनस में इंटू x। तो एनर्जी ऑफ He+ यहाँ पे हमारा आ जाएगा
-4/9x। कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे -4/9x दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ 3D इलेक्ट्रॉन हैविंग s इक्वल टू प्लस ऑफ कैन हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 3D इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो 3D को अगर आप देखो, इसमें जो ये 3 है ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n की वैल्यू 3 है। और जब n की वैल्यू 3 होती है तो मैक्सिमम जो l की वैल्यू होती है वो होती है n-1, मतलब 3-1 दैट इज 2। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आ गया 2। अब हमें इसमें बताना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू होती है -L2 + L। तो -L से +L तक मतलब -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से +2 तक है, आपके सामने लिखी हुई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज +2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ ऑर्डर दिया गया है और उनके सामने उनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो किसमें करेक्ट नहीं लिखा हुआ है ये अपने को बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन टू ऑप्शन चलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन चेक करें अगर इसमें, तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, देखना, लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम, इसका इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। अगर टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो साइज बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा रुबिडियम की साइज हो जाएगी, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम लिथियम सोडियम की और सबसे कम लिथियम की। मतलब जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब ये करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, हमें अगले ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये ऑर्डर दिया गया है हैलोजेंस का, आपसे कहा गया है ये इनका करेक्ट इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इन निगेटिव लिखा हुआ है क्या? तो बात करें अगर हैलोजेंस की, तो हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोजेंस में टॉप टू बॉटम जाने पर निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर। लेकिन हैलोजेंस में क्या होता है, होना ऐसा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है क्लोरीन और फ्लोरीन में। तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, अब आएंगे टॉप टू बॉटम, तो निगेटिव में डिक्रीजिंग वैल्यू आएगी। मतलब सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, उससे कम फ्लोरीन की होगी, उससे कम ब्रोमीन की होगी और सबसे कम आयोडीन की होगी। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, जो ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे उस हिसाब से करेक्ट ऑर्डर बना हुआ है, जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है उस हिसाब से करेक्ट ऑर्डर बना हुआ है। नेक्स्ट है, ये ऑर्डर है और इसके सामने बोला गया है ये करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है क्या? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा दी गई है। इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, नाइट्रोजन का तो 2p3 होता है और ऑक्सीजन का 2p4 होता है। ये है हाफ फिल्ड और ये है पार्शियली फिल्ड, ये है पार्शियली फिल्ड। हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड में हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं होगा नाइट्रोजन से, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन की कम दिया है, मतलब ये ऑर्डर यहाँ पे गलत बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमसे यही पूछा था इनकरेक्ट ऑर्डर किसमें है, तो इसी में इनकरेक्ट ऑर्डर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़े, एक ये भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, ये सबके सब 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में एनायंस की साइज ज्यादा होती है और केटायंस की साइज कम होती है। केटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतनी कम होती जाती है। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की साइज सबसे कम होगी, उससे ज्यादा होगी Mg2 पॉजिटिव की, उससे ज्यादा होगी सोडियम पॉजिटिव की और सबसे ज्यादा होगी F नेगेटिव की। तो ये इंक्रीजिंग साइज लिखा हुआ है, मतलब ये भी करेक्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। तो किसमें करेक्ट ऑर्डर नहीं लिखा था
वो था ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। चार ऑप्शन है, किसमें बॉन्ड ऑर्डर सब स्पीसीज का 2.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, कहीं पे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ जाता है, हो जाता है 1.5। अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दें तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0.5 से और बढ़ जाएगा, ये हो जाता है 2.0। 13 पे 0.5 और बढ़ जाएगा मतलब 2.5 हो जाएगा। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर और 0.5 बढ़ जाएगा 3.0 हो जाएगा। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा मतलब 2.5 हो जाएगा। 16 पे 0.5 और कम हो जाएगा मींस 2.0 हो जाएगा। 17 पे 0.5 और कम हो जाएगा, इसका मतलब 1.5 हो जाएगा। और 18 पे 0.5 और कम हो जाएगा मतलब 1.0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हमसे पूछा है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कब होगा, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज 2.5 हो जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पीसीज 15 हो जाए। तो 13 और 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। चेक करते हैं किसमें 13 या 15 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं पहले वाले में चेक करूं, यहाँ पे O2 पॉजिटिव में एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो में हो जाएंगे 16, एक निकाल दोगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो यहाँ है 15 इलेक्ट्रॉन। से नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। दो इसमें से निकाल दोगे तो यहाँ बचेंगे 13 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और फिर से 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है और चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आगे के ऑप्शंस भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। किसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं बात करूं पहला वाला ऑप्शन, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को जोड़ दिया हमने, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, 2 Cl है, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसमें अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 सिग्मा यहाँ पे है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई यहाँ पे 1 है, लेकिन हमें बताना है 2 पाई 2 सिग्मा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन चेक करते हैं HCN। HCN ये होता है HC ट्रिपल बॉन्ड N। अगर यहाँ पे बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, तो सिग्मा यहाँ पे 2 है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे पाई कितने होंगे 2, तो 2 सिग्मा और 2 पाई ही पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जब फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो अगर फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन में W0 होता है और फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो Q0 होगा। तो W0 है और Q0 है। अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो होता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो Q अगर 0 हो गया और W भी 0 हो गया, दोनों 0 है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा U भी 0 होगा। तो डेल्टा U अगर 0 है तो हमें पता है डेल्टा U इक्वल टू होता है NC डेल्टा T, तो NC डेल्टा T 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा T भी 0 होगा, मतलब Q 0, डेल्टा T 0, W 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम। ये दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी गई हैं और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा गया K1 और K2 है। तो K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा ये पूछा है। तो अगर मैं बात करूं, पहली रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन को बनाया जाता है। यहाँ पे SO3 प्रोडक्ट साइड में दिया गया है, हमें इधर अगर मैं इस रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाना चाहूं तो हमें SO3 रिएक्टेंट साइड में लाना पड़ेगा। SO3 रिएक्टेंट साइड में लाने के लिए इस रिएक्शन पहली वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा और पहली वाली रिएक्शन को जब पलटेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि K1 है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में चला जाएगा, मतलब 1/K1 हो जाएगा। अब जब हमने पलट दिया तो यहाँ पे ये पलटोगे तो आगे आ जाएगा SO3, लेकिन हमें दूसरी रिएक्शन में 2SO3 चाहिए, तो हम पलट के फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो
जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो पावर में आ जाता है, मतलब 2 पावर में आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। और जैसे ही 2 से पलट के 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिएक्शन बन जाएगी, और अगर ये रिएक्शन बन जाएगी तो इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बराबर होगा, दैट इज K2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं K2 इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है ऐसा, वो है ऑप्शन नंबर डी, K2 इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है pH ऑफ 2 सॉल्यूशन आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का pH 3 है और दूसरे सॉल्यूशन का pH 5 है। एक सॉल्यूशन का pH आपको दिया गया है 3, तो पहले सॉल्यूशन का pH 3 है और दूसरे सॉल्यूशन का pH 5 है, ऐसा बोला गया। पहले सॉल्यूशन का pH 5 है और दूसरे सॉल्यूशन का pH 3 है। आपसे कहा गया दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो मिक्स करने के बाद pH क्या होगा। तो मिक्स किया गया तो हम ये पता कर लें कि मिक्स करने के बाद H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं पहले वाले सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो pH अगर 5 है तो H+ हो जाएगा 10⁻⁻5 और यहाँ H+ हो जाएगा 10⁻³ ये हो गया। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैं मान लेता हूं दोनों का वॉल्यूम सेम है और 1 लीटर है, तो दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया। दोनों का pH 7 से कम है, मतलब दोनों एसिड हैं, तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल जो H+ की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी M1V1 + M2V2 डिवाइडेड बाई V1 + V2 के फॉर्मूले से। तो अगर मैं बात करूं ये है 10⁻⁻5 मोलर, ये है 10⁻³ मोलर, तो M1 इज 10⁻⁻5, V1 1 है, M2 इज 10⁻³ है, V1 1 है, डिवाइडेड बाई V1 + V2 मतलब 1 + 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1/2, 10⁻³ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो यहां बचेगा 10⁻² और यहां बचेगा 1। आगे बढ़ जाए बेटा, तो नेक्स्ट इसके बाद में H+ की कंसंट्रेशन आगे कैलकुलेट करें, तो हम बोल सकते हैं H+ इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 100। इसको ये 2 से 101 कैंसिल होगा तो ये आएगा 50.5 इंटू 10⁻³ 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁵। इसको हम लिख सकते हैं 5.05 इंटू 10⁻⁻4। पॉइंट इधर लेके आ गए तो ये ऐसा बन गया, ये H+ की फाइनल कंसंट्रेशन आई। तो pH अगर बात करें तो pH हो जाएगा 4 - log 5.05, दैट इज 4 - log 5.05 लगभग log 5 के बराबर है, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो यहां हो जाएगा 0.7। तो इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 3.3, मतलब फाइनल सॉल्यूशन का जो pH होगा, एक सॉल्यूशन का pH 5 है, दूसरे का pH 3 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया सेम वॉल्यूम के साथ, तो जो pH आएगा फाइनल सॉल्यूशन का वो होगा 3.3। बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 400 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल KMnO4। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्वेश्चन है। देखना, KMnO4 की रिएक्शन हो रही है, KMnO4 रिएक्शन कर रहा है H2O2 से इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 चला जाता है Mn+2 पे, और यहां +7 पे था MnO4 मैग्नीज, +7 से +2 पे गया, मतलब खुद को रिड्यूस किया है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा, और H2O2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये O2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ऐसा बोला जा सकता है। KMnO4 के लिए आप हमें दिया गया है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी है 0.5 नॉर्मल और वॉल्यूम है 400 ml, ये लीटर में होना चाहिए, तो इसको 1000 से मैं डिवाइड कर देता हूं। इक्वल टू H2O2 का हमें मोल बताना है, मान लेते हैं x मोल है, और इसका n फैक्टर जो इक्विवेलेंट मोल के टर्म में होता है वो होता है मोल इंटू n फैक्टर। मोल हमने मान लिया x है, और n फैक्टर H2O2 का देखना, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे 0 है, तो एक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का है, तो फिर 2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2 का चेंज, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो आगे ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.5 इंटू ये 400 डिवाइडेड बाई 1000 बनेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। तो हमारा आंसर है 0.1 मोल, मतलब H2O2 के यहाँ पे 0.1 मोल लग रहे होंगे।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुछ मॉलिक्यूल दिए गए जैसे H2O, H2S, H2AC, H2T, इसमें कहा गया है किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहां पे होती है H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट IUPAC नेम बताना है। तो इसका IUPAC नेम बताने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना होता है कि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई। पेरेंट कार्बन चेन की अपने को नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, तो इधर से आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहां है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है मेथाइल, तो हम लिखेंगे 3 मेथाइल सबसे पहले, 3 मेथाइल हो गया। इसमें पेरेंट कार्बन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स, हेक्स लिख दिया। उसके बाद में अनसैचुरेशन है 4 पे इन का और 1 पे आइन का, तो इन पहले लिखा जाएगा क्योंकि वो ई से स्टार्ट होता है, और आइन बाद में लिखा जाएगा क्योंकि वो वाई से स्टार्ट होता है। 4 पे इन है और 1 पे आइन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में, 3 मेथाइल हेक्स 4 इन 1 आइन। बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने होंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये चेक करते हैं कहां कहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है, मतलब ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है एंड ये कार्बन sp2 है, ये सारे कार्बन sp2 हैं। अब ये कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे तो वो sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देखना कैसे, यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन से बना हुआ है, और ये दो कार्बन sp2 हैं, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड sp2 होगा। सिमिलरली ये कार्बन sp2 होगा, ये सिग्मा बॉन्ड sp2 होगा, और ये बॉन्ड भी जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2 कार्बन से बन रहा है, तो ये भी sp2 होगा। तो टोटल 4 यहाँ पे sp2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। देखना इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया है, क्या करें? देखो यहां पे ज्योमेट्रिकल इस पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, और इस पोजीशन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। दो पोजीशन ऐसी हैं जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो मतलब दो पोजीशन ऐसी हैं जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आने वाले हैं। ये कंपाउंड है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है अगर बीच से काटें तो दोनों जो हाफ्स होंगे वो एक जैसे दिखेंगे, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 -1। ये है नंबर ऑफ पोजीशन जहां पे GI आ रहा है वो है 2, तो 2 to the power 2 -1 प्लस 2 to the power 2/2 -1, तो यहां से आ जाएगा 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 1 -1, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 to the power 0, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3। 2 की पावर 0 1 होता है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो इसमें टोटल आइसोमर बनेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला है, अगर HCl की रिएक्शन प्रोपीन से होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड तो क्या बनेगा। तो देखना प्रोपीन की रिएक्शन हो रही है, प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HCl से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अब यहां पे ध्यान ये देना है कि जो HCl है, HCl के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव रूल काम नहीं करता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगाना है अपने को पेरोक्साइड इफेक्ट, सीधा मार्कोनिकॉव रूल से जोड़ना है। मतलब निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे, तो Cl यहां आके जुड़ जाएगा, Cl को यहां जोड़ देना है इस पोजीशन पे जहां हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन को यहां जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH, यहां पे Cl है, यहां पे हो जाएगा CH3। ये कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल, ये कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज इसमें यह ध्यान रखना है बच्चों आपको कि HCl जब होता है तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है, अगर दिया भी होगा तो भी नहीं लगाना है।
पेरोक्साइड इफेक्ट केवल लगता है HBr के केस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन। कौन सा कंपाउंड इसमें एसिटिलीन बनाएगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन पढ़ रहे होते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर H2O से कराते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहां बनता है C2H2, एसिटिलीन बन जाता है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिलीन यहां पे बन गया, मतलब जब हमने कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कराई तो एसिटिलीन बन गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। आपसे बोला गया एक एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 केल्विन है, मतलब डेल्टा टीबी 2 केल्विन है। कहा गया फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कंसेंट्रेशन नहीं दी गई है सॉल्यूशन की, तो पहले हम वही पता करेंगे। हमें पता होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है आई इंटू केबी इंटू एम। ये डेल्टा टीबी 2 दिया गया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज होता है इसलिए आई उसके लिए 1 हो जाएगा। केबी की वैल्यू 0.52 दी है इंटू मोलेलिटी, तो यहां से मोलेलिटी हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.52। सेम सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताना है, इसलिए मोलेलिटी तो सेम ही रहेगी। तो आप मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो आई की वैल्यू 1 क्योंकि ग्लूकोज है, के एफ की वैल्यू 1.86 दिया गया है, मोलेलिटी हमारी आई है 2 डिवाइडेड बाई 0.52। इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 8 16, 117, 2 1 213, 3.72 डिवाइडेड बाई 0.52। 0.52 लगभग 0.5 ही है। 0.5 से अगर 3.72 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा लगभग 7 के ऊपर की वैल्यू। तो 7 के ऊपर की वैल्यू एक ही दी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। कोई एक रिएक्शन है जो कि 99% कंप्लीट होती है 32 मिनट में, तो 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टी की बची हुई कंसंट्रेशन 80। तो सेम रिएक्शन है, सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जितना रेट कांस्टेंट होगा 99% के लिए वही रेट कांस्टेंट होगा 99.9% के लिए। दोनों रेट कांस्टेंट को मैंने बराबर कर दिया। तो k ऑफ 99% अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम। 99% कंप्लीट होता है 32 मिनट में, यहां हो जाएगा लॉग ए नॉट, इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 मान लेते हैं, टाइम टी पे बची हुई कंसेंट्रेशन, जब 99% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना बेटा? 1% बचा, इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी। ये टाइम बताना है जब 99% कंप्लीट हो जाएगा, लॉग ए नॉट 100 है डिवाइडेड बाई 80, टाइम टी पे बची हुई कंसेंट्रेशन। 99% अगर खत्म हो जाएगा तो बचेगा 0.1%। सॉल्व करते हैं इसको, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके आगे क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 32 लॉग 100 इक्वल टू 1 बाई टी लॉग 100 डिवाइडेड बाई 0.1, ये होगा 1000। इसको आगे सॉल्व करें तो log 100 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 32, ये log हो जाए log 100 log 10 टू द पावर 2 होगा, 1 बाई टी log 1000 होगा log 10 टू द पावर 3। इसके आगे बढ़े बेटा अगर, तो बस सॉल्व करना है इसको, 1 बाई 32 इंटू log 10 टू द पावर 2 हो जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से 2 बचेगा, इक्वल टू 1 बाई टी log 10 टू द पावर 3 होता है 3 log 10, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से बचेगा 3। तो यहां से t इक्वल टू आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 16 32, तो यहां से t इक्वल टू आ जाएगा 48 मिनट। तो यहां का आंसर बेटा है 48 मिनट। केमिकल काइनेटिक्स का यह क्वेश्चन था जिसका आंसर आया है 48 मिनट, और 48 मिनट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा?
देखना ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन पे यहाँ पे लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा कार्बन पे लीविंग ग्रुप जुड़ा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं बचे हुए कंपाउंड्स एल्काइल हैलाइड हैं। लीविंग ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है, यहाँ भी ब्रोमीन है। ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये भी है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन कम होती है, तो इसका मतलब डी की रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो जाएगी। अब बात करते हैं बी और सी में। यहाँ पे जहां पे लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और ऐसे गामा कार्बन कहीं भी ब्रांच नहीं है, लेकिन इसमें देखना अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पे ब्रांच आ गया, मतलब हिंड्रेंस आ गया। और जब जब हिंड्रेंस आ जाता है SN2 रिएक्शन में तब रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम हो जाती है। तो इसमें और इसमें बात करें तो बी की रेट ज्यादा होगी और सी की रेट कम होगी, मतलब बी की रेट ज्यादा होगी और सी की रेट कम होगी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, ABCD, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CO2 CH3, इसकी रिएक्शन हो रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आपसे कहा गया इसका प्रोडक्ट क्या होगा। आपको पता होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन का काम करता है। इस कंपाउंड को लिखते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ये CO2 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और CH3। ये है एस्टर। एस्टर की रिएक्शन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस कर देता है। एस्टर को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो क्या बन जाएगा देखना, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो जाएगा CH2OH। इस वाले कार्बन पे अल्कोहल बन गया, मतलब OH आके जुड़ गया। कौन से ऑप्शन में दिया गया है ये? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, टॉप 20 क्वेश्चन थे जो नीट के एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वो लोग भी इसका फायदा उठाएं। आप लोग नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।